बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मौलाना फजलुर रहमान को नैब का नोटिस जारी, लेकिन खान साहब घबराए हुए बिल्कुल नहीं है। FIA की पूरी टीम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से जेल में दिन रात तफ्तीश कर रही है, लेकिन खान साहब बिल्कुल घबराए हुए नहीं है। एंटी करप्शन साबिक लीगी MNA मुदस्सर कयूम नारा को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन खान साहब बिल्कुल घबराए हुए नहीं है। मरियम नवाज को खाना खिलाने पर भट्ट कढ़ाई वाले के खिलाफ FIR कट जाती है, लेकिन खान साहब बिल्कुल घबराए हुए नहीं है। सियासी मुखालफिन पर दर्जनों मुकदमात बन रहे हैं, लेकिन खान साहब बिल्कुल घबराए हुए नहीं है। सेनेट के इलेक्शन मार्च की बजाय फरवरी में कराने चल पड़े हैं, लेकिन घबराए हुए बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए कराना चाहते हैं, लेकिन घबराए बिल्कुल नहीं है। आजाद कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए कश्मीरियों को हेल्थ कार्ड का लालच दिया जा रहा है, लेकिन घबराए हुए बिल्कुल नहीं है। अब घबराहट ना होने पर यह आलम है, घबराहट होती तो फिर क्या होता। हुकूमत एक तरफ अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए NRO मांग रही है और दूसरी तरफ नैब, FIA और एंटी करप्शन को अपोजिशन के पीछे लगा दिया है। तो लगता यूं है कि खान साहब ने फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत में ना रहे तो वो किसी और को भी नहीं रहने देंगे, अपोजिशन को भी सबक सिखा कर ही जाएंगे। नैब को मौलाना फजलुर रहमान के पीछे लगा दिया गया है, जबकि FIA शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खाते ढूंढ रही है, उनसे जेल में जाकर तफ्तीश कर रही है। एंटी करप्शन को अरकान असेंबली की पकड़ दकड़ का टास्क मिल चुका है और वो अरकान असेंबली के खुरे तलाश करते फिर रहे हैं। गुजरांवाला से नून लीग के रुकने कौमी असेंबली यानी एक्स पार्लियामेंटेरियन मुदस्सर कयूम नारा को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। तो लगता यूं है कि हुकूमत बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हो रही है और अपोजिशन को लॉन्ग मार्च और धरने से रोकने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने आमदन से जायद असासों की तहकीकात के लिए नोटिस जारी किया है। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान से असासों के अलावा पब्लिक उनके बैंक अकाउंट और जराए आमदन की तफसीलात भी मांगी है, जबकि उनसे यह भी कहा जा रहा है कि अपने पार्टी फंड की तफसीलात भी दें। यानी वो जमात जो खुद कई सालों से अपनी पार्टी के फंड्स का हिसाब नहीं दे रही, अदालतों से स्टे ऑर्डर के लेके पार्टी फंड के मामले को टाला जा रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान से पार्टी फंड की तफसीलात पूछे चल पड़े हैं। तो नैब KPK की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को 26 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेजा गया है और उससे कहा गया कि वो 28 दिसंबर तक जवाब जमा कराएं और सबूत के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। और यह भी कहा गया है कि अगर उन्होंने जवाब ना जमा कराया तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अब जो मौलाना फजलुर रहमान को सवालात भेजे गए हैं, उनमें पूछा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने वालिद के ज़राए आमदन की तफसीलात दें, वालिद की तरफ से खरीदी गई और विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसील बताएं, अपने और अपने खानदान को अपने वालिदैन की जानिब से मिलने वाली विरासत की तफसील पेश की जाए। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान की मलकीती जायदादों का जरिया आमदन भी पूछते हुए उन्हें हदायत की है कि अपने सालाना ज़राए आमदन की तफसीलात बताएं। DI खान में 64 कनाल की मुख्तलिफ अराजी खरीदने, बेटे के नाम खरीदी गई 2 कनाल 15 मरले ज़रई जमीन, मुल्तान कैंट में बेटे के नाम जमीन खरीदने का जरिया आमदन बताए। मौलाना फजलुर रहमान से कहा गया है कि आपके खानदान जमीन के अलावा भी अगर कुछ खरीद रखा है या तहाइफ मिले हैं तो उसकी तफसीलात भी जमा कराएं। बहन भाइयों की जानिब से जो जमीन खरीदी गई या उनकी जो जायदाद है या उनके खानदान ने जो जायदाद खरीदी या फरोख्त की, तमाम एहसासों की तफसील दे। दूसरों के नाम पर तमीर करदा होटल, दुकानों और घर की तफसील जमा कराएं। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि इलेक्शन अखराजात की तफसील दें, अपने और खानदान के बिरून मुल्क दोनों के अखराजात और मकासद बताएं, अपने और खानदान के बैंक अकाउंट की तफसीलात दें, अगर किसी और का अकाउंट इस्तेमाल करें तो उसका भी बताएं, अपनी सरपरस्ती में चलने वाले मदारस की डिटेल दें, अकाउंट, असासे, रजिस्ट्रेशन की तफसीलात बताएं, मदारस से हासिल होने वाली आमदनी भी बताए। नैब ने फजलुर रहमान को हिदायत की कि टैक्स गोशवारों की तफसीलात दे और इसके अलावा करीबी दोस्तों और पार्टी के लोगों को मिलने वाली सरकारी जमीन पर अपनी ओपिनियन दे, अपनी जमात के मुल्की और बैरून मुल्की अकाउंट्स की तफसीलात बताएं, पार्टी के साथ से बताएं और यह भी बताएं कि पार्टी को फंड कौन कर रहा है। तो ये सारे सवालात पूछे गए जिनका मौलाना फजलुर रहमान को 28
दिसंबर तक जवाब देना है। अब देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान इसका जवाब देते हैं या फिर इस पर कोई रिएक्ट करते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश शदीद से शदीद तर होती जा रही है। हुकूमती हलकों का ख्याल ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को दीगर अपोजिशन इत्तेहादियों से अलग कर दिया जाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या उन्हें दबाव डालकर तहरीक से अलग होने पर मजबूर किया जाए तो पीडीएम का इत्तेहाद टूट जाएगा, तहरीक खत्म हो जाएगी। हुकूमत अपोजिशन के आखिरी हमले से पहले जारहाना हिकमत अमली अपनाने की कोशिश कर रही है। तो नैब के बारे में तासुर मौजूद है कि वह हुकूमत के इशारों पर चलता है। मौलाना फजलुर रहमान के नैब का नोटिस भी किसी इशारे के बगैर नहीं आया होगा। इससे पहले जब मौलाना को नैब का नोटिस भेजा गया था तो मौलाना ने रियासती इदारे के दफातर का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके बाद थरथल्ली मच गई थी, सब ऊपर से नीचे तक हिल गए थे और नैब भी दुबक कर बैठ गई और नैब ने कहा नहीं, हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। तो मेरा गुमान ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को दोबारा नोटिस जारी करने का मकसद उन्हें एक बार फिर से रियासती इदारों के खिलाफ प्रवोक करना हो सकता है, ताकि मौलाना गुस्से में आए और इश्तियाल में आकर अपने लोगों का या अपनी तोपों का रुख दूसरी तरफ कर ले। पीडीएम ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से शुरू में सख्त जुबान इस्तेमाल की, उसके बाद अब उसकी जबान बड़ी हद तक नरम हो गई है। जबान का सख्त जबान का इस्तेमाल बहुत हद तक कम हो गया, जिसके बायस हुक्मरान जमात के बाज लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई मामला फिट हो चुका है, सेटिंग हो चुकी है, तो उसे फिर से खराब किया जाए। तो अपोजिशन अगर हुकूमत की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुतवज्जो रहे तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत को होगा, जबकि ताकतवर हल्के ये पैगाम दे चुके हैं कि लड़ाई अपनी अपनी। तो लगता यूं है कि हुकूमत हर वो दाव खेल रही है जिससे वो हुकूमत बचा सके। तहकीकाती इदारों का इस्तेमाल और उसके साथ साथ मुज़ाकरात की ऑफर, तो जहां बात बन गई झुकाव उसी तरफ हो जाएगा। और हुकूमत ने एक और अहम मामले में यू टर्न ले लिया। नवाज शरीफ के हवाले से चंद माह पहले या चंद हफ्ते पहले बहुत से वुज़रा खुद वज़ीर आज़म इस बात का दावा करते रहे हैं कि नवाज शरीफ जनवरी से पहले पाकिस्तान वापस लाएंगे। आज शेख रशीद ने इस बात का इतराफ कर लिया कि वो साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते। तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके। हाँ, सब तो कहते थे कि नवाज शरीफ को लाने के लिए उन्हें खुद लंदन जाना पड़ा तो वो जाएंगे, वज़ीर आज़म यानी बरतानवी वज़ीर आज़म से मिलना पड़ा तो वो मिलेंगे, हुकूमत जल्द नवाज शरीफ को वापस लेकर आएगी। तो आज शेख रशीद ने हाथ खड़े कर दिए कि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती और नवाज शरीफ को तो छोड़े इसहाक डार को भी वापस नहीं ला सकती। तो सवाल यह कि इतने रोज से कौम से झूठ क्यों बोला जा रहा था? पता नहीं झूठ बोलने में मजा आता है या लत लगी हुई है। शहजाद अकबर साहब भी बढ़के मारते थे कि हम नवाज शरीफ को लेकर आएंगे और शेख रशीद समेत हर वजीर ये दावा कर रहा था कि 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। वज़ीर इत्तलात भी ये बयान देते रहे कि 15 जनवरी से पहले हम हर सूरत पाकिस्तान ले आएंगे। तो उस वक्त भी हम ये कहा करते थे कि कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को वापस लाना मुमकिन नहीं, बरतानिया के साथ पाकिस्तान का कोई मायदा नहीं। लेकिन हुकूमत की कानूनी टीम तर्जमान रोजाना बढ़ के मारा करते थे कि जैसे नवाज शरीफ को कल ही पकड़ के ले आएंगे। तो आज हुकूमत के सबसे अहम वजीर ने यह एतराफ कर लिया है कि इस मामले पर सफेद झूठ बोला गया है, बिल्कुल उसी तरह का झूठ जो नवाज शरीफ के करप्ट होने के बारे में बोला गया कि नवाज शरीफ करप्ट है। तो किसी दिन वो झूठ भी खुल के सामने आ जाएगा, वैसे तो आ चुका है, लेकिन हुकूमत का मानना बाकी रह गया। तो असल मसला क्रेडिबिलिटी का है कि हुकूमत के लोग या हुक्मरान जमात अपनी बातों पर कायम नहीं रहती, उससे फिर जाते हैं और फिर जाने को लीडरी और सियासत समझते हैं और फिर भी ये चाहते हैं कि उन्हें सादिक और अमीन के लकब से लिखा और पुकारा जाए। यहां पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम खबरें आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। और महंगाई और बेरोजगारी में पिसे हुए अवाम के लिए एक और बुरी खबर यह है कि बिजली की कीमतों में फिर इजाफा होने जा रहा है। और हाँ, सब जो कहते थे कि IMF के पास जाएंगे नहीं, जब गए तो फिर उसके बाद महंगाई का एक तूफान आया। पिछले 10 माह से IMF का प्रोग्राम जो है वो तातुल का शिकार है कोरोना की वजह से। और हुकूमत ने IMF से $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम जो है उसको ले रखा है, जिसके तहत बिजली कीमतों में इजाफे की शर्त आयद की गई थी। अब बिजली के निर्खों में तकरीबन 25% इजाफा होने जा रहा है, यानी ₹3.34 फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा किया जाएगा। और बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला असूली तौर पर किया जा चुका है, लेकिन हतमी फैसला ये करना है कि क्या ये इजाफा एक बार कर दिया जाए या इसे 2 हिस्सों में किया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी दी जा चुकी है और हुकूमती मुआशी टीम ने कीमतों में इजाफे के तरीक़ेकार और 1 खरब 200 अरब के गर्दिशी कर्जों से मुतल्लक मुशावरत का भी आगाज कर दिया। इसमें बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹13.35 फी यूनिट है, जो इजाफे के बाद ₹16.69 फी यूनिट हो जाएगा। जरा ये कहते हैं कि यह इजाफा IMF के कर्ज प्रोग्राम की बुनियादी शराइत में शामिल है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नए टैरिफ के नोटिफिकेशन के जारी होने तक IMF वफद के पाकिस्तान आने का कोई इम्कान नहीं, यानी पहले बिजली बढ़ाओ और उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाओ। और IMF अब कर्ज उस सूरत में देगा जब पाकिस्तान बिजली की कीमत बढ़ा चुका होगा। जरा ये भी कहते हैं हुकूमत ये भी समझती है कि कारपोरेट सेक्टर को जो टैक्स इस्तिस्ना दिया है वो भी खत्म कर दिया जाए, जिसके नतीजे में हुकूमत को 200 अरब का अजाफी टैक्स हासिल होगा। पावर डिवीजन के अंदाज़ा शुमार ये जाहिर करते हैं कि ₹13.54 फी यूनिट का टैरिफ गुज़श्ता दिसंबर से जो लाफजुल अमल है उसके बाद से उसमें तजवीज़ करदा इजाफा माहाना एडजस्टमेंट की मदद में सार्फिन तक मुंतकिल नहीं किया। क्या मतलब इसका यार, इस बात का क्या मतलब है। और आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा के साथ और हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन भी एक कदम पीछे हटे और हुकूमत भी एक कदम पीछे हटे। ये ऑफर फवाद चौधरी लेकर आए, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। नहीं होगा, हुकूमत को भी कुछ चीजें गिवन नहीं करनी पड़ेंगी, जैसा है वैसा ही चलेगा और इस्तीफे भी नहीं आएंगे, ये आपकी उम्मीद है? देखिए, जो गिव एंड टेक जो है वो होने में कोई हर्ज भी नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबल का नाम है। सिर्फ एक चीज के ऊपर गिव एंड टेक नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर बड़े वाजे हैं, वो ये है कि वो केसेस को कहते हैं कि आप इससे अलहदा करें और उसके ऊपर वो कंसेशन देने के ऊपर बिल्कुल भी आमादा नहीं है, जो और ना ही वो NRO देने की उस मामले की तरफ है। उसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर तो जो चीज़ें हैं वो लगी रहती हैं, बातचीत होती रहती है। और मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने पहले जिस तरह किया कि उन मामलात के ऊपर बातचीत जरूर शुरू होनी चाहिए जिनमें कंसेंसस हो सकता है। और फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल NFC है, 18th अमेंडमेंट है, इनसे शुरू करते हैं, फिर बात आगे चलती रहेगी। अच्छा, मगर आप तो खुद कहते हैं कि उन्हें चाहिए ही है NRO, वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे हैं, तो उसके बगैर आप कह रहे हैं कि बात आगे बढ़ जाएगी, आपकी उम्मीद है? देखिए ना, या तो वो एब्सोल्यूट पोजीशन में होते कि इमरान खान को हटा सकते, अपोजिशन को भी एहसास है और जो अपोजिशन के अंदर जो संजीदा लोग हैं उनको भी एहसास है कि ये उस पोजीशन में नहीं है और वज़ीर आज़म को और हुकूमत को हटाना जो है वो मुमकिन नहीं है अपोजिशन के लिए। लिहाजा जिस तरह से मैंने भी पहले अर्ज किया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक एक कदम हुकूमत और अपोजिशन पीछे ले और मामलात जो हैं उनको स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ लेके जाए। और देखिए, पॉलिटिकल जो इस्तेहकाम है वो बड़े फैसलों के लिए ज़रूरी है और बड़े फैसले अगर हमने करने हैं तो फिर एक मिनिमम गेम के रूल्स जो हैं वो तय होने चाहिए। और वही हाँ, सब जब इक़्तिदार में आए थे तो उनसे हाथ बांधकर ये अर्ज किया था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। अगर सियासी माहौल ख़राब रहेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कारोबारी माहौल नहीं बनेगा तो इन्वेस्टर नहीं आएगा, लोग सियासी मामलात में उलझे रहेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। लेकिन हाँ साहब को इलेक्शन जीतने का इतना जोम था कि उन्होंने आते ही हर चीज को तहस नहस कर दिया और उनके ख्याल में हर चीज ही खराब थी। बकौल शख्स से हाँ साहब चाहते तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर चीज को तबाह करना ज्यादा पसंद किया। सियासतदानों को तो छोड़ें, कारोबारी लोगों को डराया, सरमायाकार को खौफजदा किया, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जेलों में डाल दिए
और ब्यूरोक्रेसी जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है वो इनफेक्टिव हो गई, गैर फाल हो गई। रुपए को डिवैल्यू किया, इंपोर्ट बंद कर दी, जिससे महंगाई का एक ऐसा तूफान शुरू हुआ जो अब तक जारी है। और बेरोजगारी तो इंतहा की फैली। जब सनतें बंद हो गई, सरमायाकार भाग गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। तो दो चार मोटे मोटे काम तो यही खास हमने कर दिए जिनकी वजह से सब कुछ तबाह हुआ नजर आता है। आज 2.5 साल बाद हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम की याद आ रही है, और इसलिए आ रही है कि अपनी हुकूमत खतरे में पड़ गई है। यह ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब मुखालिफिन को फैंटी लगा रहे थे, और आज भी उससे पीछे नहीं हटे। नैब से कुछ नहीं हो सका तो FIA और एंटी करप्शन को अपोजिशन के पीछे लगा दिया। जब हुकूमत ने सारा जोर सिर्फ ताकत दिखाने पर रखा तो मरता क्या ना करता, अपोजिशन भी ताकत दिखाने पर आ गई है। तो अब वो कहते हैं ना कि जब सर पे आन पड़ी है तो अब ये कह रहे जी कि एक कदम पीछे हट दे। अगर पहले ही ये बात सोच ली जाती कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए तो आज इतना जो नुकसान हुआ है, अगर आप उसका हिसाब लगाए, वो कहते हैं ना, आप कह रहे थे करप्शन हुई है और 200-400 अरब रुपया फला फला लूट के ले गए हैं। अगर हिसाब लगाए कि 2-2.5 साल में जो करप्शन के मुकाबले में जो तबाही हुई है वो तो कई हजार अरब की बनती है, वो तो ना होती। और एक तरफ हुकूमत डायलॉग की बात कर रही है तो दूसरी तरफ भी हुकूमत की एक बड़ी अहम रुकन है मुलाइका बुखारी, वो भी इसी किस्म की गुफ्तगू कर रही है। तो जरा देखते हैं कि क्या हुकूमत अपोजिशन की तहरीक से मुतासर है, खौफजदा है, घबराई हुई है, या मामला कुछ और है। मुलाइका बुखारी। उसकी खिलाफ वर्जी है, उसके खिलाफ हमने इनके ऊपर पर्चे भी दर्ज कराए हैं लाहौर के इज्तिमा के बाद। देखिए, बात यह है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम बौखलाहट का शिकार नहीं है। यहाँ तक इनके जलसों की बात, आपने जिस कढ़ाई वाले ने मरियम नवाज को खाना खिलाया, आपने उस पर मुकदमा दर्ज करवाया, आप बौखलाहट का शिकार नहीं है। जिस म्यूजिक वाले ने उनको इसमें रुक जाए ना, मैं इसमें बात बताएं, जिस कढ़ाई वाले ने इनको खाना खिलाया, आपने उस पर मुकदमा दर्ज कराया, ये गवर्नमेंट का स्टैच्यूर है। डीजे भट्ट को आपने उठवा लिया यार पुलिस के जरिए। आपको नहीं, स्टैच्यूर की बात नहीं है। देखिए कामरान, दो बातें। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि लोग इज्तिमा में आते हैं, जरूर लोग इज्तिमा में आते हैं, लेकिन इनके कारकुन आते हैं। हर कारकुन अपनी पार्टी से मुंसलिक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और इनके हमारे लिए फॉर्चुनेटली इन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये पाकिस्तान की आवाम को रोडों पे लाने में कामयाब नहीं हुए, पाकिस्तान की आवाम को इज्तिमा में लाने में कामयाब नहीं है। इनके वर्कर्स मुझे एक सवाल। देखिए कामरान, बात ये कि इस्तीफों की जो बात है वो बहुत दूर तलक जाएगी। इतना आसान नहीं है जितना आसान ये आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं धरने की बात कर रहा हूं जिसको आप हलाल समझती हैं, और आप लोगों ने 126 दिन फख्र से दिया। जी, लेकिन मैं आपसे इस्तीफों की बात भी करना चाह रही हूं क्योंकि आप मैं आता हूं उसमें ना, लेकिन मुझे बिल्कुल मलिका साहब पूरा प्रोग्राम पर टाइम पड़ा, लेकिन मुझे इसका जवाब तो देना कि यहाँ 25-30 हजार लोग आ गए और आप इनको मिलने को तैयार भी नहीं है, बात करने को भी तैयार नहीं है। और आपकी पॉलिसी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, इतनी कंट्राडिक्टरी है। वैसे आप जब वो इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं तो ये गद्दार है, ये चोर डाकू है, लेकिन वैसे आप कहते हैं हम लेजिस्लेशन और दूसरी चीजों में बात करने को तैयार है। तो आपको तो यही नहीं पता कि ये डाकू है, चोर है, कि ये कौन है? पहले ये तय कर ले कि ये सिर्फ हर चीज कॉन्ट्रडिक्टरी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। हमारी पोजीशन वाज़ेह है, हमारी पोजीशन क्लियर है। हम वजाहत से कह चुके हैं कि हम डायलॉग में यकीन रखते हैं। हुक्मरान जमात ये कहती है कि वो डायलॉग पर यकीन रखती है, लेकिन ये नहीं बताते कि डायलॉग करने पर यकीन रखते हैं या डायलॉग मारने पर यकीन रखते हैं। तो गुमान ये कि दूसरी बात ज्यादा सही है, डायलॉग मारने पर ज्यादा यकीन है। इतने डायलॉग तो सुल्तान आई मरहूम की फिल्मों में नहीं होते थे जितने डायलॉग खान साहब ने, उनकी जमात ने मुतारफ करा दिए। घबराना नहीं, सुकून कब्र में होता है, NRO नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, हालांकि मुसलसल छोड़ते चले जा रहे हैं। और यू टर्न लेने से ही बड़ा लीडर बनता है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, अंडे, मुर्गे और कट्टों से तकदीर बदल दूंगा, और पंजाब नहीं जाऊंगी, माफ कीजिएगा, IMF के पास नहीं जाएंगे। तो डायलॉग करने और डायलॉग मारना ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर खान साहब डायलॉग मारने की बजाय डायलॉग करने पर फोकस करते तो अब तक सियासी माहौल को ठीक करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाल चुके होते। और हमारी तनकीद सिर्फ इस हद तक है कि बजाय बातें करने की अगर कुछ काम किया होता तो फिर आज ये हालात ना होते। तो डायलॉग बाजी करने वाले हकीकी मायनों में डायलॉग करते हुए नजर नहीं आते। आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है कि हुकूमत डायलॉग करना चाहती है और अपोजिशन कर नहीं रही। तो
तो जहां तक हुकूमत यह दावा कर रही है कि उसे अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा नहीं और उन पर कोई घबराहट नहीं, तो ये उकदा भी खुल चुका है कि घबराहट में आदमी को खेलने के लिए कुछ मिले या ना मिले, वो कुत्तों के साथ खेलते हुए तस्वीरें बनवाकर यह जाहिर करता है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं। यहां पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है डॉक्टर फरदौस आशिक ऐवान साहिबा गुफ्तगू कर रही हैं, मामून खसूसी है वज़ीर आला पंजाब की। देखते हैं कि वो क्या फरमा रही हैं, कोई पॉलिटिकल एनालाइज कर रही हैं किसी चीज को। वॉच दिस। मरियम बीबी का जो बयानिया है वो हालिया जो मीटिंग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जेल में हुई है शहबाज शरीफ साहब से, वो उस बयानिए को तकवीयत नहीं देती, क्योंकि सबके इस्तीफों की बात मरियम बीबी करती हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से खामोश हैं और ये खामोशी मानी खेज है, क्योंकि पार्टी का सदर जो है वो खामोश और नायब सदर जो है वो इस तरह मुस्तरिब हूँ और रोज जो है वो किसी ना किसी मोर्चे पे उन्होंने खड़े होके किसी ना किसी अदारे को टारगेट किया हो, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये दराड़ें तो पहले से थी जमात में। लाहौर के जलसे ने उन दराड़ों को और ज्यादा वाजिया कर दिया है। दो तरह के जो मोर्चे हैं, एक मोर्चा जो है वो हमजा और शहबाज शरीफ का और एक मरियम बीबी का जाती उमरा का जो मोर्चा है, तो दोनों का बयानिया अलग-अलग से डिफाइन है। बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब के साथ राब्ते में भी हैं, जो वजीर आज़म इमरान खान के साथ इस हवाले से भी वो चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट को बचाया जाए, निज़ाम को बचाया जाए, और ये जो उनकी जमात के अंदर से पार्लियामेंट में खुदकुश हमला है और जमहूरियत की रूह को जख्मी किया जा रहा है, वो अपनी क़ियादत के इस रवैये से नाला है। और यही वो वजह है कि जाहिर है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद PMLN के अंदर की तोड़ फोड़ PMLN को कमज़ोर कर रही है। जिनका काम तज्जिए करना है वो हुकूमत को एडवाइस कर रहे हैं, यानी हुकूमत के मुशीर बने हुए हैं, और जिनका काम हुकूमत करना है वो आजकल पॉलिटिकल एक्सपर्ट तज्जिया निगार बने हुए हैं। तो मेरी राय में तो पोर्टफोलियो भी बदल देने चाहिए। डॉक्टर फरदौस आशिक ऐवान साहिबा को मावन खसूसी बराए इतलात की बजाय सीनियर तजियाकार सियासी अमूर मुखालफीन होना चाहिए। यानी ना रिपोर्टरों को इस बात की समझ आ रही है, न किसी तजर्बाकार साफी को या एंकर को इस बात की भिनक है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिए पर जंगे प्लासी चल रही है। न किसी सीनियर जर्नलिस्ट या तजिया निगार को शरीफ खानदान या मुस्लिम लीग नून में कोई टूट फूट नजर आ रही है। लेकिन हुकूमत की सारी तवज्जो इस बात पर है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कहीं से फूट पड़ जाए या डलवा दी जाए तो सरकार की दुकान भी चल निकले। वजारत दाखिला, मवासलात, रेलवे, साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, ये सब वजारतें बराए नाम है। 2.5 साल से एक भी वजारत ने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश नहीं की, लेकिन इनके वजीर आपको पॉलिटिकल तजिए करते हुए नजर आएंगे कि बयानिए की गलती है और फलां में फूट पड़ गई और ये अगर हो गया। तो खान साहब ने भी कभी इनसे पूछा नहीं कि भैया आपकी वजारतों का क्या हाल है, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, उसकी कारकर्दगी क्या है। ना ही कौम के सामने किसी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी खोल के रखी गई है। तो हुकूमत को इस बात से कतई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए कि अपोजिशन के अंदर क्या चल रहा है। वुज़रा और तर्जुमान टीवी पर मुबासों में मसरूफ है और एंकर और तजियाकार खान साहब से मुशावरत कर रहे हैं। तो जो असल काम करने का है वजीरों का वो कर नहीं रहे, और इसी वजह से आज खान साहब की जो हुकूमत है उसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। और कोई माने या ना माने, हुकूमत जिन इत्तेहादियों के बलबूते पर खड़ी है
वो सारे इत्तेहादी हुकूमत से खुश नहीं है, इसलिए वज़ीर आज़म से जब भी मिलते हैं तो गिले शिकवे करते रहते हैं। पहले गिले शिकवा तो ये होता है कि वज़ीर आज़म उनसे मिलते नहीं, और जब मिलते हैं तो जो भी वादा करते हैं वो पूरा नहीं होता। तो खान साहब ने किसी इत्तेहादी से किया गया कोई बड़ा वादा पूरा नहीं किया, सवाए वजारतें देने के किसी को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन जब से अपोजिशन की तहरीक शुरू हुई है, इत्तेहादियों के भी दिन बदलना शुरू हो गए हैं, और खान साहब इत्तेहादियों से राहो रस्म बढ़ाते जा रहे हैं या उन्हें बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब चौधरी बरादरान एक अरसे से नाराज थे, तो उन्हें भी ये हदायत की गई, वो बेचारे गए भी थे कहीं शिकवा करने के लिए कि हमारी जान छुड़ा दें, लेकिन उनसे कहा गया कि जनाब जाएं, जाके प्राइम मिनिस्टर से मिल लें। तो उसमें शर्त ये रखी गई जी मिलने की जरूरत नहीं है, वो मिलने आ जाएं। तो खान साहब चौधरी शुजात की याद के बहाने पहुंचे और उनसे मुलाकात कर ली, गिले शिकवे कर लिए। लेकिन एमक्यूएम जरा ज्यादा मजलूम जमात है, उन्हें ये कहा गया जी कि अगर वो मिलना चाहते हैं तो खान साहब से जाके मिले, तो इस्लामाबाद आ गए। तो खान साहब घबराए हुए बिल्कुल नहीं है, मगर इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं और अपने बास्केट में अंडों की तादाद को गिन रहे हैं, क्योंकि आगे इसके इम्तिहान और भी बहुत से आ गए हैं। सेनेट इलेक्शन भी सर पे आ गया है, और फिर इसके अलावा और भी बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं इस्तीफे देने वालों में और लोग भी शामिल ना हो जाए, और अगर इन हाउस चेंज की बात हुई तो लोग दाएं बाएं ना हो जाए। तो अब इत्तेहादी याद आ गए हैं, पुराने इत्तेहादियों से मिला जा रहा है या उन पर दबाव डालकर उनसे मुलाकातों को के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। तो एक हालिया मुलाकात जो कल हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, वो हुई थी एमक्यूएम के वफ्द से, जिसके बारे में कहा गया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने पुराने मुतालबात के साथ हाजिर हुई थी, जिसमें एमक्यूएम के वो दफातर जो कराची ऑपरेशन के दौरान बंद कर दिए गए थे, जिनमें 90 मेन ऑफिस है उनका, और इसके अलावा छोटे मोटे जो कि सेक्टर ऑफिस है या यूनिट ऑफिस है, तो उन्हें खोलना ये बड़ा पुराना मुतालबा है। जब से वो हुकूमत के इत्तेहादी बने, वो बेचारे हर दफा कहते हैं जी हमारे दफ्तर खोल दे, हमारा नेटवर्क बड़ा खराब हुआ है। तो इसके अलावा बहुत से कारकुनान जो अब तक लापता हैं, जिनके अजीजो कारब रोज जाके एमक्यूएम के रहनुमाओं से मिलते हैं, उनसे फरियाद करते हैं कि जनाब ढूंढे किधर हैं, तो उनके हवाले से भी वो दादरसी की बात की थी कि उनसे उनकी भी शिकायत थी। तो वज़ीर आज़म ने उनको पतली गली से आगे भेज दिया कि वज़ीर दाखिला शेर रशीद से मिल ले तो वो आपके दफातर वगैरह खोल देंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने इस बात की मंजूरी तो सुना दे दी है कि एमक्यूएम अपने जो छोटे मोटे दफ्तर है वो खोल ले। 90 मरकजी दफ्तर है, और उसका खुलने का मतलब ये होगा कि एमक्यूएम पूरी तरह इफेक्टिव हो गई, तो वो फिलहाल नहीं खोला जा सकता। लेकिन ये भी सुना है, ये भी जरा ये कहते हैं कि ये काम सेनेट इंतखाबात के बाद होगा, क्योंकि सेनेट इंतखाबात तक एमक्यूएम को जरा बांध के रखना है कि एमक्यूएम इलेक्शन में दाएं बाएं ना हो सके। और ये भी एमक्यूएम को टास्क दिया गया है कि वो जरा सिंध के अंदर खुलकर खेलें और हुकूमत को टफ टाइम दें। तो खास आप समझते हैं कि ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में वो जो कुछ एफर्ट कर सकते हैं वो कर ले। अगर वो अपोजिशन को दबाने में कामयाब हुए या अपोजिशन की तहरीक को किसी तरीके से शटल करने में कामयाब हुए, उसके लिए वो मुख्तलिफ ऑप्शन यूज कर लें। जैसे पीपल पार्टी के बारे में कहा जा रहा है जी, उनके साथ भी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, और इसके अलावा इत्तेहादियों को भी वो पकड़ के रख रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार करने का प्लान भी बना रखा है, इधर शहबाज शरीफ को भी तोड़ने की, यानी असावी तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो सारे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और शायद अपोजिशन ने टाइम भी इसलिए दिया है कि खास साहब भी अपने सारे दाव आजमा लें, और फिर उसके बाद देखेंगे कि घोड़ा और घोड़े का मैदान क्या है, घोड़ा भी हाजिर मैदान भी हाजिर। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, हमारे पेजेस इख्तिलाफ राय के नाम से मौजूद है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदोबारा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।